लिटिल पर आप समझ नहीं बेटा, मजाक करता रहता हूँ। ठीक है जी। एनीवेज, तो आइए, आपके पास फाइनल अकाउंट्स का बेस है या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको एकदम रूट कॉज से बताऊंगा बच्चे। ये कौन सी ऐड फर्स्ट टाइम ये तभी बैठूंगा जी। चलिए ठीक है। और खड़े हो बाहर तुम। ठीक है, सो बेसिकली आप समझिएगा, ठीक है जी। तो ऑनलाइन में भी बच्चों को आवाज आ रही है ना मेरी? अंजलि जी, गौरी, प्रीत एंड सारांश है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Recording stopped. Recording in progress. ठीक है, तो सर आपने जो फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है ना, एक बार उसका डिस्कशन करते हैं। फाइनल अकाउंट्स कौन सी क्लास में पढ़ा था बच्चों? 11th क्लास। ठीक है, और क्या बनाते थे आप फाइनल अकाउंट्स में? क्या बनाने को आता था? क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, क्या निकालते थे ट्रेडिंग से? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे क्या निकलता था? और उसके बाद? अच्छा जी, और बैलेंस शीट से क्या निकलता था? कैपिटल। बैलेंस शीट होता क्या? एसेट और लायबिलिटी कितनी एक इंसान के पास है वो लिखा होता था। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो बेसिकली ये आप जो बनाते थे एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाने के लिए एक बिजनेस की क्या है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, अभी अभी कौन सा साल खत्म हो गया? कहने से 23-24 खत्म हो चुका है। तो कंपनियां 23-24 का ट्रेडिंग अकाउंट बना गई होंगी क्या? बना लिया होगा क्या? तो ट्रेडिंग किस पीरियड का बनता है? मतलब एक दिन का बनता है, एक पीरियड का बनता है? तो ट्रेडिंग कौन से साल का बना होगा बच्चे? 23-24। ऐसे पीएनएल और बैलेंस शीट 23-24 या 31 मार्च एक दिन का होता है जी। आज क्या डेट है? 15। आज अगर हम रिलायंस कंपनी में जाएं और बोले आज की बैलेंस शीट दिखाओ, दिखा देगा? दिखा देगा। डेली बेसिस पे उनकी बैलेंस शीट अपडेटेड ऑलरेडी है, सॉफ्टवेयर बना रहा। कल की एंट्री अकाउंटेंट घर जाने से पहले एंट्री डाल चुका है। ठीक है, कुछ कुछ बच रही होंगी टेक्निकल टाइप्स ऑफ एंट्रीज, लेकिन आज अगर सेल हुई है तो आज ही एंट्री डल रही है, आज ही इनकम बुक हो रही है। तो बैलेंस शीट में तो ट्रेडिंग में अपने आप सेल्स आज ही अपडेट हो जाएगा। और अगर उधारी पे है तो डेटर्स टू सेल करा है तो डेटर भी अपडेटेड है। तो कंपनी हैज ऑन रेडीली बेसिस इट इज अवेलेबल। वो तो क्लोजिंग होता है कि भाई साल खत्म हो रहा है तो अब एक बार चेक कर लिया जाए। 15 एडजस्टमेंट्स और होती है जो कुछ चलानी होती है, वो वाली चीज। पर मुद्दे की बात ये है बेटे कि ये जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट है ये कैसे बनता है? मतलब क्या एड्यू जंक्शन ने भी ये बनाया होगा? एड्यू जंक्शन का ट्रेडिंग अकाउंट होगा? नहीं होगा? क्या लॉस होगा ट्रेडिंग? एड्यू जंक्शन ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा या नहीं बनाता होगा? ट्रेडिंग में होता था ना वेजेस, भूषण सर को जो पेमेंट होती है वो वेजेस में आएगी। नहीं, कहते हैं ना दिहाड़ी मजदूर है। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, एड्यू जंक्शन में आप कुछ भी अमाउंट ऑफ फीस दे रहे, जो भी 100, 200, 300 रुपए जो भी है बेटे, ठीक है, तो क्या वो एड्यू जंक्शन की सेल्स है?
फिर एडू जंक्शन कुछ खर्चे कर रहा है, तो भाई प्रॉफिट और लॉस तो निकलता होगा ना। तो आप मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट एडू जंक्शन बनाता होगा या नहीं, कैसे बता लेगा? तो क्या आप एडू जंक्शन का ट्रेडिंग अकाउंट देखना चाहते हैं? चैप्टर कराऊं या पहले ट्रेडिंग अकाउंट दिखा दूं? मुझे पता था आप पहले यही जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूँ। क्या हुआ? प्रूफ भी देंगे बेटे आपको, मेंबरशिप नंबर के साथ साइन कर दूंगा, सीए ने साइन कर दिया फिर तो है ना। अच्छा जी, ट्रेडिंग अकाउंट कौन से साल का देखना चाहते हो? जो साल बोलो उसका दिखा दूंगा। 23-24 का ही दिखा दूं। और ट्रेडिंग देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन से साल का? अब तुम इतना बोल रहे हो तो चलो बैलेंस शीट मैं तुम्हें खुद बता दूंगा हमारे पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। आप सभी बच्चे हमारे एसेट हो या लायबिलिटी? अरे घर वाले तो मैं सिर्फ लायबिलिटी बोलते रहते हैं, हम यहाँ के एसेट कैसे हो रहे हैं? घर पे क्या हो, एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी एकदम क्लियर है, लायबिलिटी कॉन्सेप्ट ही घर वालों को क्लियर है। और एसेट होता है जो साथ में कोई टॉपर होता है बच्चा, उसको देख कितना अच्छा बच्चा है, वो भी एसेट नहीं होते। ठीक है, बट बैलेंस शीट कौन से दिन का? क्या आप एडू जंक्शन का ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यही है बैलेंस शीट। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं मैंने ये एकदम करेक्ट बनाया है। खाली हाँ, तेरे को एविडेंस चाहिए था ना अब तो नहीं मांगेगा ना एविडेंस, खाली का क्या ही एविडेंस होगा। और मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द ट्रेडिंग, दिस इज द पीएनएल, खाली है, कुछ भी नहीं। अब आप मुझे बताइए सर ऐसा कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग टर्म्स में, टेक्निकल टर्म में यही आज का ट्रेडिंग, आज का क्या, आज तक का, हर साल का यही। अब आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कंपनीज का भी ऐसे होता है ट्रेडिंग खाली, फिर एडू जंक्शन का क्यों ऐसा? हाँ, टैक्स बचा रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं किसी को भी। हाँ एग्जैक्ट, जर्नल एंट्री। अब मुझे, मेरे को आपको रिवर्स लेके जाना है। आप मुझे बताइए इससे पहले क्या चीज बनी होनी चाहिए थी? जर्नल एंट्री नहीं ब्रो, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोग क्या बनाते थे? लेजर। और लेजर से पहले बेटे जब तक एंट्री नहीं डालोगे वहां तक सामान कैसे पहुंचेगा? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने एक भी एंट्री नहीं डाली तो क्या मेरे लेजर खुले? कोई लेजर ही नहीं है सर। ट्रायल कैसा दिख रहा होगा? खाली। और जब ट्रायल में ही कुछ नहीं है तो बेटे फाइनल अकाउंट्स इतना तो आपने करा हुआ है, ट्रायल में जो होता है वही तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में जा रहा होता है। तो जो मेरा ट्रायल ही खाली है, जो मेरा लेजर ही खाली है, जो मेरे जर्नल एंट्री का रजिस्टर में कोई एंट्री ही नहीं डली हुई, तो आप मुझे बताइए मैंने आपको सही दिखाया या गलत दिखाया? पहले आपको लग रहा था गलत दिखा रहा हूं, एकदम करेक्ट दिखाया। अब ये तो नहीं बोलोगे ना मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिखाया आपने को। ठीक है, सो बेसिकली यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता है कि सर कोई भी चीज कि जब हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं, दैट द फर्स्ट स्टेप। आपने 11th क्लास में यही तो सीखा था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई? जर्नल एंट्री नहीं है तो कहां से पहुंच जाएगी? मतलब हवा में थोड़ा जा रहा है कुछ, आप समझिए हर एक सिस्टम है। एंड बिलीव मी अकाउंट्स 100% प्रैक्टिकल है। आप जितना सोच सकते हो ना वो है, सब लॉजिक बने हुए हैं उसके। तो अब ऐसा मत सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ इतना डिटेल कहाँ ही होगा, पूरा डिटेल्ड है। समझ रहे हो? तो सबसे पहला स्टेप जो जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री जैसे सपोज करो, मान लो मैंने जर्नल एंट्री डाल दी कैश टू सेल्स 10 रुपये 10 रुपये, बल्कि जर्नल एंट्री। अब आप मुझे बताइए लेजर कितने बन जाएंगे? कैश का और सेल्स का। और फिर ट्रायल में कैसे दिखेगा? एक कैश दिखेगा और एक सेल्स दिखेगा। कैश 10 से और ट्रायल 10 से, 10 से। भाई सेल्स अगर
10 से हो रही है तो उसी से होगा ना बच्चे। और जब आपका ये हो जाएगा तो कैश आपका एसेट होता है ये 10 रुपये, सेल्स आपका यहाँ 10 रुपये आ जाएगा, जो ट्रायल में है वो भी डाल दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा। यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होगा और वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा 10 रुपये। और नेट प्रॉफिट मालिक को बिलोंग करता है, मालिक का क्लेम कैपिटल होता है, कैपिटल में उसको ऐड कर दिया जाता है और ये आपकी बैलेंस शीट। तो इट्स विद एवरी सिंगल एंट्री। मैं एट द सेम टाइम आपको ये बता रहा हूँ हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट मैच हो जाती है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। अरे सर आपने कैपिटल नहीं डाला, आपने फिक्स्ड एसेट नहीं डाला, आपने डेप्रिसिएशन डाली, क्या जरूरत है भाई। मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, एक चीज़ होनी चाहिए डेबिट, और उसी अमाउंट का कोई ना कोई दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कंपनी की बात करूँ, आपको नहीं सर कंपनी बैलेंस शीट, क्यों भाई आज अगर एक भी एंट्री डली है बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। समझ रहे हो, 5000 एंट्री भी डल जाए तो भी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा बैलेंस शीट मैच करना कोई टास्क ही नहीं होता। पर ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ जब पेपर में आप सॉल्व करोगे तब तो टास्क है ना भाई। और बेसिकली मैं उसी से रिलेटेड आपको और क्लैरिटी देना दूं। अगर स्कूल में आप बच्चों ने क्या करा कि आपको ना ट्रायल बैलेंस दिया होता था ना, और साथ में क्या दिया होता था, एडजस्ट। मेरा आपसे एक सवाल है, आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, आपको ट्रायल बैलेंस पूरा आता है और एडजस्टमेंट का एक भी पॉइंट नहीं आता। मैं कह रहा हूं इसको चाहे आपने छोड़ ही दिया, पर अगर आपने ट्रायल भी करेक्ट डाल दिया क्या बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ट्रायल में 10 चीजें हैं, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी भाई, क्योंकि ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, रहमान जी कह रहे थे मेरी तो तब भी नहीं हो रही थी मैं ठीक है, बट प्रिंसिपल इफ आई से अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है और अगर मैंने सही जगह पे डाल दिया है और मैंने प्रोसेस सही करा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सो देयर आर 2 पार्ट्स। एक अगर आप प्योरली ट्रायल भी डाल दोगे ना और सही डालना आता है आपको, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। और एडजस्टमेंट्स अगर आप नहीं भी डालते कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है एडजस्टमेंट्स के आपको याद है मैम बोलती थी 2 बार जाएगा, ध्यान है। जो ट्रायल बैलेंस होता था वो कितनी बार, 1 बार, और एडजस्टमेंट। आपने कभी पूछा स्कूल में ऐसा क्यों? क्यों होता है बताओगे कोई, क्यों होता है ऐसा? एडजस्टमेंट 2 बार, ट्रायल 1 बार, क्यों हो रहा है? ये रूल याद है आपको, स्कूल में होता था। जैसे ही बोलूंगा ना, मुझे पता है आपने क्या पैटर्न सुने हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक बोलूंगा तो कह दोगे एक जगह ट्रेडिंग में, एक जगह बैलेंस शीट में। आपको ये तो पता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट में होता है वो 2 बार जाता है, और ये रूल हम रखेंगे, ठीक है, लेकिन आपको रीजन भी तो पता होना चाहिए। तो सोच के बताइए जो एडजस्टमेंट में होता है वो 2 बार क्यों जाता है? कुछ भी ट्राई करो बेटे। हाँ, डबल एंट्री मीन्स, और बेसिक सिंपल शब्दों, सही बोल रहा है। पर मैं ट्रायल वाली चीज को डेबिट और क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा, फिर एडजस्टमेंट वाले को क्यों मैं डेबिट और क्रेडिट कर रहा हूं? ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है, नहीं और बेटर आएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? बोलो ना। एग्जैक्ट, ट्रायल का मतलब ये होता है, ठीक है, ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप ऑल ट्रायल तक कोई भी चीज अगर पहुंच चुकी है, ध्यान से सुनना बेटा एक बार, ठीक है, मैं ये वाला टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो। कोई भी चीज अगर ट्रायल में दिख रही होती है तो उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। तो ट्रायल में कैसे आ गया फिर? अब बोलोगे लेजर से आया, लेजर में कैसे आ गया? एंट्री डलेगी तभी तो होगा। तो जिस चीज की जर्नल एंट्री पास हो चुकी है ना,
इसका मतलब मान लो कैश टू सेल्स है, तो मेरे ट्रायल में कैश भी दिख रहा है, सेल्स भी दिख रहा है, तो कैश को एक ही जगह ले जाऊंगा, सेल्स को एक ही जगह ले जाऊंगा ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं जिस चीज की जर्नल एंट्री पास ही ना हो उसे एडजस्टमेंट बोला जाता। नीचे के पॉइंट वो होते थे जो अकाउंटेंट भूल गया है, वो वाली ट्रांजैक्शंस भूल गया है, और भूल गया है तो सोल्यूशन क्या है उसका, ये सोल्यूशन नहीं है जो आप करके आओ, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा। रियल लाइफ में सोल्यूशन नहीं होता, एंट्री डाल भाई। भूल गया का क्या मतलब है? आप कंपनी में क्या बोलोगे, आपको आपका बॉस बोलेगा चल भाई ट्रेडिंग बना, आप बोलोगे सर एक तो ट्रायल दे दो और एक एडजस्टमेंट दे दो जो जो आप भूल गए हो, और बता दो कितने मार्क्स का है। ऑफिस में ऐसे चल रहा है क्या? ऑफिस में कोई भूलने का कोई स्कोप नहीं है भाई, हर चीज ट्रायल में ही होती है अगर ऑफिस के एंगल से बोलो। पर हमें इतना समझ आना चाहिए हमारे एग्जाम में अगर एडजस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कंसिडर नहीं हुए। यानी कि आप ये कह सकते हैं एडजस्टमेंट का मतलब दीज आर नॉट कंसिडर्ड while preparing। एंट्री नहीं डली उसकी, और एंट्री नहीं डली तो अब क्या करें, एंट्री डालो भाई, और एंट्री डालोगे तो एक डेबिट करोगे और एक क्रेडिट करोगे। अब आप मुझे बताइए अगर कैश टू सेल्स 100 रुपए, अगर एंट्री ही नहीं डली, नीचे एडजस्टमेंट आ रही है, वन कैश सेल्स ऑफ ₹100 वॉज मिस्ड बाय द अकाउंटेंट भूल गया कैश से, तो क्या इसके दो इंपैक्ट नहीं दिख रहे हैं आपको? एक तो मुझे कैश बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा मुझे सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको लगेगा सर ये दो इंपैक्ट याद नहीं है, आई हैव टू पास एन एंट्री। रियल लाइफ में बता रहा हूं आपको, मैं कोई एंट्री डालूंगा, और जब मैं एंट्री डालूंगा तो क्या दो अकाउंट इंपैक्ट नहीं हो रहे, तो उसे दो इफेक्ट बोला जाता है। समझ रहे हो? तो एडजस्टमेंट के अंदर बच्चे आप, क्योंकि जर्नल एंट्री डली ही नहीं होती इसलिए उसके दो इंपैक्ट होते हैं, और जो ट्रायल में होता है उसकी एंट्री डली हुई है इसलिए उसका एक इंपैक्ट होता है। तो वो दो बार इसलिए होता है बिकॉज जर्नल एंट्री इज टू बी, और यहां पर जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन। कहिए साहब जी, क्लियर है? तो इसी एंगल से हमारे चैप्टर शुरू होगा। आपने क्या करना है, आप बच्चों ने, आपको मैं बताता हूं, अभी कुछ नोट तो नहीं करा ना बच्चों ने? बिल्कुल खाली है, वो ट्रेडिंग और वो लिख लिया था नहीं, जस्ट लाइक एडू जंक्शन ट्रेडिंग अकाउंट। एक मिनट यार, ठीक है बच्चे? तो अभी आप क्या लिखना, एक तो बस आपने क्या लिखना है भाई, हमने स्टार्ट कैसे करा था फाइनल अकाउंट्स में, ये लिखना है, मतलब दिस इज द सीक्वेंस। ये रिवर्स ऐसे गया और ये है, ठीक है, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है।
ये लिख लीजिए एक बार तो पहले। और आपने एक वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जितना है उतना ही है या इससे ज्यादा होता है कुछ और? हाँ, क्या क्या होता है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? याद है कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता था। ये कौन सी क्लास में पढ़ा तुम लोगों ने? 12th में, है ना? और क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, है ना? लेकिन उससे पहले एक नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, समझ रहे हो? नोट्स टू अकाउंट्स में जिसमें आप सब एक्सप्लेन करते हैं बच्चे, ठीक है? एंड सिक्स्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ओके, और सर इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये फाउंडेशन या मेरे अटेम्प्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? कंपनी खुद की। जो धंधा कर रहा है उसको खुद बनाना है भाई। अगर अग्रवाल स्वीट्स, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, दे themselves are responsible, management is responsible। चलिए ओके, और इधर ये छोटा सा यहीं लिख लेना यार, चाहे जो भी ट्रायल बैलेंस में होता है वो एक बार आता है, और जो भी एडजस्टमेंट में होता है वो 2 बार आता है। जर्नल एंट्री, और रीजन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, ठीक है ना? बस इतना ही लिखना है अभी, फिर अब आगे देखेंगे। हो गया, कर लिया नोट बच्चों ने ना? चलिए cool। तो आइए बच्चे, आज हम लोग अभी पहले क्या बनाएंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखता था, फॉर्मेट क्या है, ठीक है? पीएनएल कैसा दिखता था, ये सबसे पहले बनाते हैं। एंड बिलीव मी, आपने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में लाइफ में सिर्फ चीज़ों को पोस्ट करा हुआ है, समझ वैसा वाला नहीं समझा हुआ जैसा अब आप समझोगे, तो बड़े फोकस से देखना, ठीक है? तो आइए लेट्स मेक ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से साल का बना रहे हैं हम लोग? 23-24। तो पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएनएल अलग से बना दूंगा फिर मैं, ठीक है? साथ साथ ही बना लेना बच्चों। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए, मेरा आपसे सवाल, क्या क्या आता था ट्रेडिंग अकाउंट में? सबसे पहले क्या लिखते थे ऊपर? सबसे टू ओपनिंग स्टॉक। पहला सवाल पूछ लूँ आपसे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे तो हम खर्चे लिखते हैं ना, तो स्टॉक क्यों दिखाता हूँ मैं? मेरा खर्चा है क्या? तो फिर मैं क्यों दिखाता हूँ ऐसी? हाँ,
इट इज अवेलेबल विद अस, बट क्या ये 23-24 का खर्चा है? मतलब क्या ये मेरा, हम डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो हमें लगता है, तो मतलब, और स्टॉक तो मेरा एसेट होता है, तो ओपनिंग एसेट है, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ अभी, इसको क्लैरिटी दूंगा, बट एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ आपको कि सोचने वाली बात तो है। अगर स्टॉक इज, मेरा इस साल का परचेज तो नहीं है, ये तो पहले का परचेज है, तो खर्चा भी तो दिखा रहा हूँ, सोचेंगे इसके बारे में, बट आता है विद अ वेरी लॉजिकल, मतलब आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, पर क्यों आ रहा है देखेंगे बेटा। और क्या लिखता हूं बच्चे में? परचेज, और परचेज में से हम वो लेस कर देते ना, परचेज रिटर्न्स, और फिर बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे हम, है ना। परचेज किस चीज का है? फिक्स्ड एसेट का है या गुड्स का? गुड्स का। ओके, वेरी गुड। और क्या आता था बच्चों? वेजेस, वेजेस आता था, और ऐसे ही वो होता, हाँ बिल्कुल। और क्या होता था? फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स बोल लो, चलो अलग से ही लिख देते हैं, या फिर कैरेज इनवर्ड्स, है ना। फ्रेट आउटवर्ड्स या कैरेज आउटवर्ड्स नहीं आता, क्यों? इनडायरेक्ट है, क्यों? मतलब क्या होता है आउटवर्ड्स का? जब आप सामान बेचते हो ना, तो कस्टमर के पास जा रहे हो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर आप उठा रहे हो तो इनडायरेक्ट होता है, और फैक्ट्री में जब आ रहा है, फैक्ट्री में दुकान पे आ रहा है, तो दैट्स इनवर्ड्स, तो उसको डायरेक्ट खर्चा माना जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, नोट लिखवा दूंगा आपको। और कोई खर्चा देखो, वो होता था पावर, गैस, फ्यूल, है ना, कि अगर फैक्ट्री है कभी तो वो, हाँ है ना, तो वो ऐसे ही जस्ट एक छोटा सा लिख लेते, पावर, गैस, फ्यूल, एंड इट डिपेंड्स, मतलब धंधा समझने के बाद समझ आता है कि ये खर्चा क्या है, बट मैंने लिख दिया क्योंकि कभी कभी दिखता था, ठीक है। और आप मुझे बताइए बच्चे, क्रेडिट साइड पर क्या आएगा बच्चे? ओके, सेल्स फिक्स्ड एसेट की क्या? गुड्स की, और सेल्स में से माइनस क्या हो जाता है? सेल्स रिटर्न्स। ओके, और कुछ? क्लोजिंग स्टॉक जी, क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्रेडिट साइड पे दिखा रहा हूं, है ना, उधर दिखा रहा हूं, समझ गए ना, ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड पे मैं इनकम दिखाता हूं, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना है, तो क्रेडिट पे इनकम दिखा रहा हूं, डेबिट पे खर्चे दिखा रहा हूं। इनकम हो गई सेल्स, जो स्टॉक बिका नहीं वो इनकम कैसे मेरी, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो जब वो आएगी, जब वो सेल होगा, तब तो मैं दिखाई दूंगा ना इनकम। यही स्टॉक जब आप अगले साल बेचोगे, सेल दिख तो जाएगा, अभी क्यों दिखा रहे हो? सोचने वाली बात है, आंसर नहीं दूंगा, पर मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये बातें नहीं सोची हुई, समझ रहे हो। शो इनकम, आपसे आपको कोई बेटे जूनियर को पूछ रहा है 11th क्लास में, वो कह रहे पहले से कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे इनकम आपको, तो ऐसा है या नहीं है, समझ रहे हो? सर मतलब आप बोलना क्या चाहते हो बेटे? बोलना कुछ नहीं चाह रहा, चलो आज ट्रेडिंग के ऊपर ही बात कर लेंगे, पीएनएल तक पहुंचेंगे मुझे पता नहीं। मुद्दे की बात ये है, इसके बाद क्या होता था भाई? बैलेंसिंग कर देते थे, है ना। और बैलेंसिंग करने के बाद अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गई, तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोल देते थे, और अगर क्रेडिट साइड पर आ गई तो ग्रॉस। ओके, ऐसा ही बनाया था सर हमने तो ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल बेटे ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अब मेरा आपसे एक सवाल, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, और फिर समझेंगे ट्रेडिंग कैसे बनता होगा, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर उससे मैं आपको समझाऊंगा स्टॉक के इंपॉर्टेंस, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप में से कोई बच्चा जो, मतलब सीए में करने के बाद क्या करोगे, जॉब या बिजनेस?
ऐसे भी तुम बन जाए एक बार, यही सोच रहे, इससे आगे का तो कभी सोचा ही नहीं। इससे आगे वैसे सोचा कि क्या करोगे, पता है, सोचना जरूरी है। मैं कहता हूँ मैं जब कर लिया था ना सीए, तो मैं ना सीए से आगे कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को क्या पसंद है। ठीक है, तो जब जॉब में गया ना तो मज़ा ही नहीं आ रहा था, समझ रहे हो। लेकिन उसमें को ये था कि टीचिंग अच्छा लगता है, जैसे ऐसे फ्रेंड को समझाते हैं ना, तो बोलते थे भाई तो समझाया तो बढ़िया है, समझ रहे हो। तो जब जॉब में गया ना तो 3-4 साल लग गए, जो कि अपना एक्सपीरियंस तो है कि ठीक है काम कर लिया आपने, कॉर्पोरेट लाइफ देख ली, लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना ना, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन होना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी, जो चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो गए ना, आपको वही करना चाहिए डिग्री मिलने के बाद। मैं मतलब पता नहीं कितने बच्चों को पता है, मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, ठीक है। तो और हम, मेरे घर का कल्चर भी पूरा गवर्नमेंट जॉब वाला है। मैं फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड है, मदर स्कूल टीचर है गवर्नमेंट स्कूल की। आपने एनजीएफएस साकेत देखा है, साकेत वाला स्कूल, उसके साथ गवर्नमेंट स्कूल भी है, अगर देखा हो तो वो उधर पढ़ाती है। मेरी सिस्टर कोर्ट में है, समझ लो, तो कोई भी एफआईआर मेरे ऊपर होती है तो मैं हटवा देता हूँ उसको आराम से, ठीक है। और मेरी भी जॉब लग गई थी। तो मैं जब सीए करा ना, तो मेरे को था भाई, जब पास देखा मैंने कहा तो भाई कमाल हो गया, मतलब सही है। तो तब घर वाले थे कि हाँ ठीक है, मेहनत करा था, हो गया। लेकिन जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी ना, तो बेटे मेरे घर वाले हार लेके आ गए। मेरे ताऊ जी का मुझे आज तक याद है, वो गोल्ड की चेन लेकर आ गए। और मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या अचीव करा, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत नहीं करी थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए ना ऐसे ना एंट्रेंस निकलता था, और मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत इंटेलिजेंट, बिल्कुल एवरेज हूँ, ठीक है। लेकिन वो ना सीए बनने के बाद इतना दिमाग तो चल ही जाता है कि एंट्रेंस एक रीजनेबल लेवल पे क्लियर कर लिया था मैंने, ठीक है। तो घर वालों ने ऐसे कर दिया भाई कि तेरा करियर सेट हो गया। और मैं इस परसेप्शन पे कि मुझे तो नहीं लग रहा मैंने कुछ अचीव करा है, पर दुनिया को तो बहुत लग रहा है, समझ रहे हो। और उस टाइम पर क्या था, मेरी ना मतलब जस्ट उस टाइम पे मैरिज होने ही वाली थी, समझ रहे हो। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी शॉप करने लगे, मेरा जो दामाद जी है गवर्नमेंट जॉब है, तो भाई मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है यार। मैं चला गया बेटा कोलकाता, ठीक है, सारा सामान पैक करा, और शादी होते ही कोलकाता शिफ्ट हो गया मैं। पर जब मैंने 10 महीने उधर काम करा ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब इफ़ यू फील कि मंडे क्यों जाना पड़ रहा है यार, समझ रहे हो। और अगर आप 6 बजे सोच रहे हो घर वापस जाना है, फिर अगले दिन का स्ट्रेस है, फिर जाना है सुबह, भाई यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। मैं कह रहा हूँ 25 कंपनियां बदल लेना, ठीक है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको काम में, लोगों को मज़ा आता है काम में, मैं आपको बता दूँ। एक होता मजबूरी में कि नहीं छोड़ सकते, मेरी वो मजबूरी नहीं थी भाई। पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, वाइफ भी अर्न करती थी, तो मेरे को क्या चाहिए था, आई हैड द लिबर्टी कि मैं डिसाइड कर पाया, ठीक है। तो मैंने, तो जब मेरी शादी भी हुई थी, फादर इन लॉ सबको बोल रहे थे कि मतलब सीए है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और शादी के 6 महीने बाद मैंने जॉब ही छोड़ दी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एयरटेल में ज्वाइन करा, और मेरा डिस्कशन ये होता था मेरे को टीचिंग में जाना है, मुझे पता था। पर फिर दोबारा से एयरटेल की अपॉर्चुनिटी आई, टैक्स में आई, पैकेज अच्छा मिल गया, तो मैंने फिर से सोचा। मतलब मैंने अपने दोस्तों से, जैसे आप हो गए, रिलेट करोगे कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो पर कर नहीं सकते, दोस्तों से तो डिस्कस करते ही हो ना। एक एक घंटा मैं बात करता हूँ, भाई मैं यहाँ टीचिंग पे बात कर लूँगा, यहाँ बात कर लूँगा, यहाँ पढ़ाऊँगा, वहाँ पढ़ाऊँगा। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला भाई तूने मैं तंग कर दिया, तू एक काम कर, जॉब छोड़ दे उधर वाली, कोलकाता वाली, और वापस आ जा। तब वापस आ गया, सबको लगा अब ये टीचिंग करेगा। मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरे को टीचिंग करनी थी, ठीक है। घर में भी सबको पता था, मैं ऐसा कोई वो नहीं, मैं घर पे बोल दिया था मैं नहीं करूँगा, जो होगा देखी जाएगी, मैं नहीं करूँगा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मैं उसमें एक्सेल ही नहीं कर सकता, जो चीज़ मेरे को सही नहीं लग रही, मैं ऐसे नहीं देख सकता भाई सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं वहीं पे बैठा हूँ। और अगर जो चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं एक्सेल ही नहीं कर पाऊंगा उसमें। तो एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड कि ठीक है जो भी करना है कर ले। हालांकि बिग नो था, मेरे सारे रिलेटिव्स जो भी क्लोज थे उन्होंने कहा था तू बिल्कुल गलत कर रहा। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने 10 दिन तक पढ़ा, 10 दिन, 15 दिन। फिर मुझे लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरी स्टेज ये नहीं थी कि अब मैं किसी को बोलूँ, आप समझ रहे हो।
कोलकाता से पूरा सेटअप, मेरा पूरा अच्छा फैमिली सेटअप हो गया था। फैमिली सेटअप मतलब मैरिड था मैं, तब वापस आया था। तो मैं जब वापस आया तो मैं 15 दिन बाद मैंने क्या ज्वाइन कर लिया, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। और घर वाले फिर दोबारा खुश हो गए, चलो ठीक है, इसको जो ट्राई करना था कर लिया ना इसने, अब ये टीचिंग 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 तो नहीं करेगा ना। फिर मैंने एयरटेल ज्वाइन करा। एयरटेल में 1 साल काम करा, फिर मेरे को लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैंने तब, और एयरटेल में ना बच्चे, टैक्स की प्रोफाइल थी, पैकेज सही था, मेरा बॉस सही था, ठीक है। आपका क्या होता है ना, आप अगर कहीं से निकलना होता है गलती दूसरे में ही निकालते हो। तो मेरा क्या हो रहा था, मैं और कंपनी में तो बोलता था मेरा नहीं बैठ रहा सेटअप, नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये भी है। इधर सब सही था। और मेरे बॉस ने मुझे बोला था तू काम भी सही कर रहा है, मैं तेरे को प्रमोशन दे देता हूँ, तू किसी कंपनी में जा रहा है क्या। मैंने कहा सर मैं इसके बाद कभी अप्लाई नहीं करूँगा आज के बाद कंपनी। मेरे को गोलगप्पे बेचने होंगे ना, गोलगप्पे बेच दूंगा, मैं नौकरी पे नहीं आऊँगा। और मैंने जब ये जॉब छोड़ी, मेरे घर वाले कह रहे भाई इसका तो इलाज ही कराना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब मैंने छोड़ी तो मैंने सोच लिया भाई अब मैं बच्चों को क्लासेस ही प्रोवाइड करूँगा। और ये 2017 से लेके, मतलब आप लगा लो 24, अभी तक तो ऐसा कोई भी दिन नहीं आया कि मैंने एक भी दिन रिग्रेट करा हो, सोचा भी हो पुराना जाने में। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको एकदम से क्लैरिटी नहीं मिलती है। मैं 5 साल कंफ्यूज रहा हूँ, सीए बनने के बाद 4 साल करूँ ना करूँ, वो हिम्मत निकलती नहीं निकलती। तो आपको वो चीज़ का आपको दिमाग में होना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यू विल ऑल्सो गो थ्रू योर ओन प्रोसेस। आप 4 रील देख के ये बढ़िया लाइन है चलो सारे चल लेते हैं उधर, कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ टेम्पररी होता है। ठीक है, खुद ही अपना वे आउट, आपका जिसमें इंटरेस्ट है। आपको रेस्टोरेंट खोलना है, मोमोज की दुकान खोलनी है, जो खोलना है खोलो। अब बोलोगे सर ये बात तो घर वाले समझेंगे, जिस दिन आप सीए बन जाओगे, सीए में बन जाओगे, सिक्योरिटी इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी इज योर डिग्री। आप सबसे ज्यादा रिस्क कम ले रहे हो आपके घर, अगर आपको एक डिग्री मिल गई यू आर रिस्क फ्री। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हर कोई सोच रहा है गवर्नमेंट जॉब हो गई तो सिक्योरिटी, नहीं है वो। तुम 5 साल अगर मेहनत कर गए, इसके बाद दुनिया की कोई भी कंटिजेंसी तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी को चेंज नहीं कर पाएगी। नौकरियां मार्केट में है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस चल रहा है नहीं पड़े, सिर्फ आपका दिमाग ऐसा डेवलप हो जाएगा, आपकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी, यू विल सर्वाइव इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कॉइन्स, मोमोज की दुकान, आपको जो लगेगा ना आप उसमें एक्सेल कर लोगे। तो इट्स नॉट, आप ये समझिए यू आर नॉट टेकिंग दिस डिग्री टू बी एलिजिबल फॉर अ जॉब। बहुत छोटा पर्पज है। जॉब का क्या है, लग जाएगी जॉब, लग जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। 6 महीने लगे रहो, लग जाएगी जॉब, ऑब्वियसली अच्छी लगे। आपको क्या लग रहा है, आपका सीए बन गए, आप सीए में बन गए तो एक जॉब ही है, नहीं, ये पोटेंशियल कोई बताता ही नहीं है आपको। और ये मुझे भी नहीं किसी ने बताया था, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और यू विल हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस, बट द पर्पस ऑफ डूइंग दिस कोर्स इज टू बी रिस्क फ्री। कुछ भी कंटिजेंसी हो जाए, तुम्हें देश छोड़ना पड़ जाए, बाहर भी कमा लोगे तुम। समझ रहे हो। तो इट्स, आप डिग्री की पावर समझिए ये भाई। साइनिंग अथॉरिटीज आपके पास है, सीए के पास पहले ज्यादा थी, अब तो सीएमए की बढ़ती जा रही है। जीएसटी के अंदर ऑडिट सीएमए करता ही करता है, इनकम टैक्स की ऑडिट की भी बात हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो सीए के पास। बेसिकली गवर्नमेंट आपको पावर देगी तो आपका स्कोप बढ़ता है। तो आपको नॉट जस्ट कोई अगर बोले ना ये तू क्या ही कोर्स कर रहा है, बेटे किसी को आइडिया ही नहीं है, जो इस लाइन में है ना उनको आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या, आपको खुद आइडिया नहीं है क्या कोर्स। एक बार आपको मैं बिग 4 में जाके अभी एक फ्लोर पे दिखा दूंगा ना, वहाँ पे आप देखोगे 1000 सीए में बैठे हैं, तब समझ आएगा आपको व्हाट इम्पैक्ट यू आर मेकिंग। देखा नहीं ना आपने, गुड़गांव जाना नहीं हुआ ना कभी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है। पॉइंट इज कि आपको इस कोर्स को, सेकंड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन ले रहे हो ना, आप एडी चोटी कदम लगा लो, आपसे क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब 98% भी हो ना तब भी नहीं होगा क्लियर।
और अगर आप 50% हो ना, एंड इफ यू आर लिविंग दिस, मेरे को करना है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझिए कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, और उससे आगे का भी स्कोप, वो वाली चीज़। तो एनीवेज, लंबी बात हो गई इस पे। आते बेटे एग्जाम्पल पे। तो मैं तो बिजनेस का सोच रहा था। मान लो एक इंसान ने, मान लो मिस्टर ए है, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मोबाइल फोन। भाई पहले दिन से बिजनेस स्टार्ट करके दिखा रहा हूं आपको। और कौन से दिन बच्चे, 1/4/23, 23-24 चल रहा था ना हमारा। उन्हें सोच लिया ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आइडिया होना चाहिए, आइडिया उसका मोबाइल फोन की दुकान खोले। और मैं मोबाइल का लॉजिक दे देता हूँ। मैंने बोला क्यों खोलेगा तू मोबाइल? कह रहा मुझे एक मोबाइल 6,000 का पड़ेगा। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कह रहा मेरा सेल प्राइस 10,000 है, मार्केट में ये मैं देख रहा हूँ ये वाला फ़ोन 10 का बिकता है। और मेरी यूएसपी क्या है? यूएसपी मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो कि मार्केट में और की जगह नहीं है, मेरे को सस्ता मिल रहा है। यूनिक सेलिंग प्राइस होता है ना, यूनिक नहीं, कुछ सेलिंग प्राइस तो नहीं होता होगा, यूएसपी कुछ होता है, ठीक है, मतलब व्हाट इज यूनिक इन योर, हाँ है ना। तो बेसिकली व्हाट इज द सेल प्राइस इज 10,000। और मिस्टर ए ने बच्चे परचेज करा, परचेज ऑफ 100 मोबाइल। आप मुझे सिंपल सी एंट्री बता दीजिए, कैश में चल रहा है पूरा का पूरा धंधा। आप मुझे बता दीजिए 100 मोबाइल परचेज करे, पहली ट्रांजैक्शन है इसकी। वेरी गुड। अब आप बोलोगे पैसा कहां से है बेटे? बैंक मान लो। बैंक कहां से? ओवरड्राफ्ट मान ले बेटे, ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी तो मिलती है बैंक से, क्रेडिट कार्ड से भी तो पेमेंट हो जाती है। तो परचेज टू बैंक कितने रुपए? 6 लाख। आपके दिमाग में आना चाहिए अब इसकी दुकान में कितना सामान पड़ा हुआ है, कितने यूनिट, कितने मोबाइल पड़े हुए? 100 पड़े हुए। अब आप मुझे बताइए कस्टमर आएगा नहीं आएगा? तो कस्टमर को इसने सेल ऑफ 80 मोबाइल्स, क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो? आप इसके बिजनेसमैन के अकाउंटेंट हो, आप ही से बनवाऊंगा पूरी की पूरी चीज़। तो आपने क्या एंट्री डाली? कैश टू सेल्स। कितने रुपए बचे? 8 लाख। हाँ जी, मैं मिस्टर ए हूँ। 10,000 का बेचा है ना, 80 बेचा तो 8 लाख। मैं मिस्टर ए हूँ, आप अकाउंटेंट हो। मैंने बोला मैंने ये परचेज करा, ये सेल करा, और साल खत्म हो चुका है। और मिस्टर ए आपसे पूछ रहे हैं क्या आप मुझे मेरा प्रॉफिट बता सकते हैं? बताइए, क्या आप मुझे मेरा प्रॉफिट बता सकते हैं? 2 लाख रुपए। कैसे? परचेज माइनस सेल्स, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? और अगर मैं कुछ भी ना बेचता तो 6 लाख का लॉस। तो स्टॉक तो इस 100 में से भी बचा ही था जो तुमने सीधा माइनस कर दिया। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ए भैया, अगर मैंने सिर्फ परचेज करी होती, कुछ भी ना बेचा होता, तो प्रॉफिट आता, लॉस आता? लॉस। बिना बेचे कभी लॉस नहीं होता बेटे। लॉस तब निकलता है, प्रॉफिट तब निकलता है जब किसी को बेचते हो। विदाउट सेलिंग इट हाउ कैन यू से इट इज अ लॉस? तो ऐसा नहीं होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए के एंगल से दोबारा बात सुनिएगा। मिस्टर ए ने बोला मुझे, फिर आपने 2 लाख का बोला ना, मैंने बोला एक बात बता, तूने मेरा खर्चा कितना बोला? 6 लाख। मैंने कहा उसके तो मैंने 100 मोबाइल खरीदे थे, और सेल क्या लिया आपने? उसके तो 80। तो तुम सही कंपेयर कर रहे हो, यूनिट सही कंपेयर कर रहे हो। क्योंकि मेरी गणित तो ये कहती थी, मैं मिस्टर ए दुकानदार हूं, मैंने कहा ओहो मोबाइल बिक गया, 4,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, 4,000 का प्रॉफिट एक मोबाइल पे। टोटल कितने बिके? 80। मेरी तो 3-20 बन रही है, मेरी गणित तो धंधे में सीधा समझ आ रहा है मुझे। मेरी दुकान पे ग्राहक आ रहा है, मैं एक मोबाइल दे रहा हूं, 4,000 बन गए। दूसरे को दे रहा हूं 4,000 बन गए। ऐसे देते देते कितने दिए मैंने? 80। मैंने तो 3-20 का प्रॉफिट आ रहा है। आप अकाउंटेंट रखा है मैंने आपको, आप 2 लाख कह रहे हो। कौन सही है? दुकानदार सही है जी।
और आप इसलिए सही नहीं हो क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट ही नहीं पकड़ रहे। और मैं आपको बता देता हूं क्या इम्पैक्ट। आपने टोटल यूनिट कितने परचेस करे थे? 100 करे थे, दुकान पे 100 लगा दिए, 80 कस्टमर ले गया, साल खत्म हो गया, दुकान पे कितने ले गए? उस 20 को क्या बोलता हूँ मैं? कहाँ है वो आपकी बुक्स में? मैं कैसे जानूंगा आपका स्टॉक साल के एंड में क्या है? नहीं दिख रहा आपको क्लोजिंग स्टॉक? कैसे आएगा क्लोजिंग स्टॉक? एंट्री डलती है भाई, बिना एंट्री के कैसे दिख जाएगा? तो आप मुझे बताइए, आपने एक एंट्री डालनी पड़ती है आपको क्लोजिंग स्टॉक की, और आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं, एंड आप मुझे बता दीजिए जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर कुछ याद आ रहा हो या ऐसी कुछ भी गेस कर सकते हैं प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इन्वॉल्व रहें। बिल्कुल, सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना हो, ये तो आंसर आ ही रहा है मेरे पास, है ना बच्चे? कितने रुपए? क्योंकि 6000 का है तो 20 हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक हमने डेबिट क्यों करा? रीजन ऑफ डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स एन एसेट। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, एसेट को रिकॉर्ड करूंगा तो एसेट को डेबिट करूंगा। टू, आपने ट्रेडिंग देखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में, रियल लाइफ ट्रेडिंग नहीं होता है बेटा। टू परचेज, रियल लाइफ। और टू परचेज जब आपने करा 1 लाख, अब आपके मन में हो सकता है सर परचेज क्यों करा, मैं रीजन दे देता हूं आपको। परचेज का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस। जो चीज आपकी बिकी नहीं ना, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता। आपने पहली एंट्री में खर्चा क्या दिखाया? 6 लाख का। 6 लाख का खर्चा ही नहीं है आपका। जो सामान बिक गया, जो आपने परचेस करा था, दैट्स नॉट एन एक्सपेंस, दैट्स एन एसेट। इट्स बीन कन्वर्टेड इनटू, दैट एक्सपेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन एसेट। आपने 100 यूनिट का खर्चा बुक करा था, 20 यूनिट आपके बच गए, उन 20 यूनिट का खर्चा बुक नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार फिर से बोलता हूं, आपने खर्चा कितने का बुक करा? 6 लाख। जो चीज बच जाती है ना, लाइक आपने ये एक्सपेंस, इसका नेचर एक्सपेंस है ना, ठीक है, पर जो चीज बच गई वो एक्सपेंस नहीं बोल सकते, गुड्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो कितने यूनिट्स बच गए बच्चे? किस रेट पे? मैंने कम कर दिया, मैंने उसको कम कर दिया, मैंने बोला कि मैंने इसको एक्सपेंस बुक कर दिया था, पर ये तो मेरा एक्सपेंस ही नहीं है। और अब आप कंपेयर करिए, अब आपका नेट नेट परचेस की वैल्यू कितनी आ रही है? 480, 720 नहीं मैडम, टोटल तोड़ना करना होता है। परचेज डेबिट हो रहा है और एक बार क्रेडिट हो रहा है, 480। सेल कितने से हो रही है? 320 आ गया ना आपका। मेरा आपसे सवाल, अगर एक भी यूनिट ना बिका होता तो? पहली एंट्री तो डलती भाई, मैंने खरीदा परचेज टू कैश, सेल की एंट्री होती नहीं, सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, खर्चा नील कर देता मैं, सारे के सारे को एसेट में कन्वर्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट योर परचेज which is unsold has been converted into an asset। क्लियर है बच्चे? और जस्ट आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, अभी और आगे बढ़ाता जाऊंगा मैं बात को, बस एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि सर परचेज की जगह हमने ट्रेडिंग भी देखा, उसने देखा हुआ क्योंकि अगर वो ट्रायल में नहीं होता ना तो नीचे होता था, तो हम क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग डालते। हालांकि आप तब भी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज डालते तो भी सही है, लेकिन बुक्स के अंदर ऐसा नहीं दिखा, ठीक है। तो अभी आप बस इसको इंटरचेंजेबली ले सकते हैं। अभी भी बात खत्म नहीं करूंगा, कितना ही धंधा है आप मुझे बताइए। जर्नल एंट्री डाल दी मैंने, क्या आप इससे, मैं लेजर नहीं बनवा सकता आपसे अभी, क्या आप मुझे ट्रेडिंग पे सीधा इम्पैक्ट बता सकते हैं? एंड लेट्स सपोज द एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो आप मुझे बताइए परचेज कितने से दिखाऊं? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक,
किधर दिखाऊं? आपने एंट्री क्या डाली है? इसी पे ही रहूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जो आपको याद है ना वो छोड़िए आप, ठीक है? आप इतना समझिए, देर आर मेनी वेज, ठीक है? अब सुनिए, मैं आपको पहले काउंटर करता हूँ। 6 लाख डाला आपने, 6 लाख का मतलब आपके परचेज का लेजर 6 लाख पर है। ओ भाई लेजर का बैलेंस शीट रुको बना लो। तुमने जब पहली एंट्री डाली तुमने क्या डाला? परचेज टू 6 लाख। और उसके बाद तीसरी एंट्री में क्या डाला तुमने? बाय क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। परचेज का बैलेंस कितना रह गया? यही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में 480 गया होगा, तो ट्रेडिंग में 6 कैसे आ रहा है? 480 आया। सो लेट मी करेक्ट यू। आपके जो दिमाग में चल रहा है कि परचेज 6 लाख है, आपने खुद एंट्री डाली है बेटे। लेट्स स्टिक टू द टेक्निकलिटीज। मैंने जो एंट्री डाली है उस हिसाब से परचेज डेबिट और क्रेडिट है, तो 480 का परचेज है मेरा। तो ये कितना हो गया? 6 लाख माइनस 1,20,000, 4 लाख। सेल्स कितने से दिखाऊंगा? क्योंकि सेल्स का लेजर भी 8 लाख से होगा। और कुछ क्लोजिंग स्टॉक कहां पर? क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली। अब ये क्या हो रहा है? आप क्लोजिंग स्टॉक इसलिए यहाँ लिख रहे हो क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा हुआ, तो आप कह रहे हो नहीं सर डाल दो सर एक। पर मैं ऑलरेडी वो क्लोजिंग स्टॉक जो वहां लिखता था वो इसलिए लिखता था क्योंकि एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग होती थी, तो ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक होता था। पर मैंने एंट्री डाली क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, परचेज में से माइनस हो गया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं चाहता हूं आप ये गलतियां करिए। आइए बेसिक पे ही रहूंगा मैं। आपने क्लोजिंग स्टॉक की यही एंट्री डाली है ना? आओ इसका लेजर बना के देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो लेजर बनाओगे उसमें यहां क्या लिखोगे? 2 कितने रुपए? और कुछ जाएगा अभी नहीं? अब क्या करूं उसको? क्या लिखूं यहां पे? क्लोजिंग हमेशा कोई भी चीज कहां जाएगी उसका नेचर डिपेंड करता है। क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है? इज इट एन एक्सपेंस? सना से कैरेट डाउन लिख दूंगा और इसको भेज दूंगा बैलेंस शीट में। भैया एसेट कब से जाने लग गया कहीं भी? उस हिसाब से आप बताओ, यहां तो आ ही नहीं रहा क्लोजिंग स्टॉक टू बजट। ट्रेडिंग का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे डाल दूं? ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है। और यहां डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज जब करा तो रादर देन आप यहां पे दिखाते आपने उसी वैल्यू को परचेज में से। समझ आ रहा क्या हो रहा? तो आप समझिए कि मैं वो चीज़ कनेक्ट, ठीक है, थोड़ा एट टाइम्स टेक्निकल क्लोजिंग स्टॉक का अलग से एडजस्टमेंट करूंगा, बट आपको ट्रेडिंग के तो समझ तो आएगी बात। तो अगर मैंने सिर्फ इतने से धंधे की बात करूं तो वो सिर्फ यही है भाई, ट्रेडिंग की बात। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? और ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐसे भी निकाल सकते थे सर, अगर एक मोबाइल पे मैं 4,000 कमा रहा हूं तो मैंने 80 बेचे हैं सर जी। तो हर मोबाइल पे अगर 4,000 है तो 80 पे कितना है? 320। और ये आपका मैच हो। क्लियर है? इसको मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, पर एक बार मुझे ना बोलने ही दो एक बार, ठीक है? फ्लो से बोलना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है बच्चों को? आगे सुनिए। आपने बोला सर हम तो नहीं डालते परचेस, हमने तो ट्रेडिंग देखा है। डाल ले बेटे, ट्रेडिंग डाल ले, ठीक है? एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा से फ्रेम करता हूं। यानी कि अब आप मुझे कह रहे हो कि सर जी एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस की जगह क्या बच्चे? ट्रेडिंग। देखा है ना ये हमने? नाउ यू टेल मी परचेस कितनी दिखाऊं? एग्जैक्टली, क्योंकि वो 3 एंट्रीज में परचेज एक ही बार डेबिट हुआ है ना 6 लाख से, क्रेडिट तो नहीं हुआ ना।
सेल्स कितने से? 8 लाख. एंड लेट मी जस्ट बी मोर स्पेसिफिक, 100 यूनिट्स परचेस्ड फॉर, एंड सेल्स में बच्चे 80 यूनिट्स आर सोल्ड फॉर 10,000. क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊं? क्यों दिखा रहा हूं मालूम है? क्योंकि एंट्री क्या है सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग में भाई क्लोजिंग स्टॉक ही तो आएगा, लेजर पोस्टिंग ही तो कर रहा हूं. जब क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा. अब आप मुझे बताइए, अगर वो यहां पर आया कितने रुपए, इधर आ गया, मेरा सवाल बैलेंस शीट में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यही लेजर क्लोजिंग स्टॉक का जो है टू परचेज की जगह क्या हुआ है, डायरेक्ट डाउन थोड़ा बदल जाएगा. बस यहां पे टू परचेज था, अब यहां पे टू ट्रेडिंग हो गया, बैलेंसिंग वगैरह 120. एसेट तो है ही ना मेरा. यहां तक पहले क्लियर है बच्चे? मेरा आपसे दोबारा से सवाल सुनते जाइएगा फ्लो से बात. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,20,000. दोबारा से वही बोलूंगा, 4,000 इंटू 80 निकाल सकता था. अब मेरा आपसे दोबारा वही सवाल, आपसे आपके छोटे भाई छोटी बहन ने पूछा 11th क्लास में जो है कि भैया एक बात बताओ, इनकम तो दिखाते हैं ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्या मेरी क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट होता है. सवाल अभी क्यों दिखा, क्या बोलो? क्या बोलोगे? योर क्वेश्चन हर्ट्स मी. दोबारा वही सवाल है, बड़ी टेक्निकलिटीज देख ली तुमने, सवाल वही है आज. क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट होता है ना, एसेट तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ना. यहां क्यों दिख रहा है? यहां इसलिए दिख रहा है बेटे, बिकॉज आपने अपने डेबिट को जो कि एक्सपेंस है वो ज्यादा कर रखा है. अगर मैं यहां नहीं डालूं, आर यू कंपेयरिंग इट करेक्टली? यू आर कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स विद द सेल प्राइस ऑफ 80 यूनिट्स. क्या ये आपको सही प्रॉफिट देगा? या आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहा है? सही. यू हैव ओवर बुक्ड, आपकी परचेज ज्यादा है, और परचेज जितनी भी ज्यादा है वो क्या है, जो स्टॉक बच गया, इसलिए मैं उसको काउंटर वहां पे दिखा. आई एम नॉट शोइंग इट एज एन इनकम. मैं अपने खर्चे को ज्यादा दिखा दिया, मैंने परचेज ज्यादा दिखा दी, जिसको मैं काट के दिखा रहा हूं. तो आप क्लोजिंग स्टॉक को ये मत सोचिए कि ये मेरी फ्यूचर में इनकम होनी है इसलिए दिखा दी. नहीं भाई, मेरे को प्रॉब्लम ये है भाई, तूने 100 यूनिट के खर्चे बुक कर रखे हैं, 20 के ज्यादा बुक कर रखे हैं, इसलिए मैं 20 को लिख रहा हूं. दैट 20 इज क्लोजिंग स्टॉक. एंड आप ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एक और चीज समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट अ रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स ऑल्सो. डेबिट साइड पे कितने यूनिट है? 100. क्रेडिट पे उसका जस्टिफिकेशन है 80 बेच दिए, 20 बच गए. समझ रहे हो? हमेशा रहेगा वो. अभी हम ग्रो कर जाएंगे ना जब, तो भी कंसाइनमेंट पे बेच दिए, जल गए, जो होता रहे होता रहे. डेबिट पे जितने यूनिट होंगे, क्रेडिट पे उनके साथ क्या हुआ सारा आएगा. है थोड़ा ना बस ऐसी भाई लिख दी फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. लॉजिक चल रहा है हर बात का. मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर आपको क्लियर है तो मैं अभी तक मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक सिखा नहीं रहा था, मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं. तो क्या क्या लिखा बच्चों ने, ये एग्जाम्पल लिख लिया? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, अच्छा एक दो चीजें और बोलूंगा. ठीक है, आप सब बच्चों ने COGS सुना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स. बेटे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स और कुछ नहीं होती, ये कॉस्ट होती है. ठीक है जी, जो भी चीज आपने बेची है ना उसकी कॉस्ट. सर मतलब फॉर्मूला बताओगे COGS का? ओपनिंग स्टॉक
प्लस वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता था ना, माइनस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको पहले। अब आप समझिए कि क्या है ये। क्या मैं कह सकता हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कहने का मतलब है सारा ले लिया, माइनस सेल्स के अलावा सारा ही तो ले लिया। डेबिट पे सारे खर्चे थे और जो बच गए थे वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको माइनस कर दिया, तभी तो कॉस्ट निकली। और उसको किससे कंपेयर कर दूंगा, सेल से, तो क्या आ जाएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS इज नथिंग बट ये सारा का सारा माइनस दिस। यू विल फाइंड आउट कि जब आप ये सारा हटा रहे हैं तो सिर्फ आप सेल से ही तो कंपेयर कर रहे हैं उसको। तो लॉजिकली COGS का फॉर्मूला मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया कि ये पूरा ट्रेडिंग का डेबिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अब मैं आपको कह रहा हूं सेल्स माइनस COGS क्या आएगा, अब आप ही बता दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको लिखने के बहुत तरीके हैं बेटे, सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस प्रॉफिट, जो मर्जी करते रहो। पर मुद्दे की बात यही नहीं है, अभी मुद्दे की बात और करूंगा, अभी एक आखिरी बात करूंगा बस आज की। सपोज करो सेल्स 500 है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। क्या आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट और कॉस्ट का अमाउंट बता सकते? इजी। 10% ऑफ सेल्स, सेल्स 500, 10%, हाउ मच इज कॉस्ट? वेरी गुड, कॉस्ट 100, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट, सेल प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट 10, सेल प्राइस। इजी लग रहा है ना बेटे? आइए अगला देख। कॉस्ट 100, ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑफ सेल्स। 1/4 ऑफ सेल में 25%, 25% ऑफ सेल बोल लो। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 125। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या, 1/4 ऑफ सेल, विच मीन्स 1/4 ऑफ 100। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? बोलो बोलो। 1/4 किसका हमारे को निकालना है वैसे, सेल्स का। पर क्या मुझे सेल्स दी हुई है? मैं तो कॉस्ट दी हुई है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है जो गिवन है बस उसका 1/4 कर दोगे बस आप। पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए, ये थोड़ा ना होता है। अब आप मेरी बात समझिएगा, पहले मैं आपको याद करने को बोलूंगा, फिर आपको लॉजिक से कन्विंस कर दूंगा मैं आपको। अगर कोई भी चीज 1/4 ऑन सेल्स होती है ना, तो इसका एक डिनोमिनेटर अगर आप कम कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो इट विल कम आउट टू बी वही रेशियो ऑन कॉस्ट। यानी कि समथिंग इज 1/4 ऑन सेल्स, इट इज 1/3 ऑन। ये कैसे हो रहा है मैं अभी प्रूफ कर दूंगा आपको। यहां तक क्लियर है पहले? ये कैसे हुआ वो छोड़िए ना आप, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो आपको दी हुई है, तो कितना आ जाएगा? 33.33। एंड व्हाट इज द सेल प्राइस? यहां तक कोई दिक्कत? एंड वो जो मैंने आपको प्रूफ करना है, ऊपर ही एग्जाम्पल बने हुए, जल्दबाजी नहीं है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक बार देखना। ये जो 10 रुपए है, इसका कॉस्ट के साथ क्या रिश्ता है बताओगे? 1 बाय, और सेल्स के साथ
इसके साथ क्या है 1/10 ऑन सेल्स अप्रूव, और ये क्या है, तो अब देखेंगे कॉस्ट हमेशा नीचे ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेल की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डिनोमिनेटर तो बड़ा ही आएगा ना, समझ रहे हो। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आइए देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। कॉस्ट 100, ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल्स एंड if something is 1/5 on sales, it is how much on cost? It is 1/4 on, and cost अभी 100 है तो 1/4 क्या हो गया बेटा, सेल्स क्या हो जाएगा बच्चे, और आपको एक्स भी करना है, आप एक्स करके कर लीजिए, मैथ सही है इसमें, कोई वो थोड़ा है इसमें। लेकिन क्या होता है इमीडिएटली कहीं पर अगर ये यूज हो रहा हो, तो अगर मुझे कोई चीज़ बोल रहा है कि 1/5 ऑन कॉस्ट, तो मैं एक्स वेक्स लिखूंगा, इससे बढ़िया अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल्स। बताइए क्लियर है बच्चे। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, और बस फिर इतना ही रखेंगे आज। अच्छा है। हाँ हाँ, पर देखो यहाँ तो जोरों से लग गया है पूरा। हाँ हटा देंगे अभी, कोई नहीं। हाँ? बच्चे किसको वोट करेंगे, ये डर के बोल रहा है, लग रहा है वोटर आईडी नहीं बना सब बच्चे 18 कोई भी है कोई, और बाकी बच्चों का क्या है, सब वोटर आईडी बना हुआ है, तो वोट कर रहे हो, किसी को भी नहीं, तेरे सर ये बताते नहीं है, वोट ही नहीं कर। पर क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी। मैं समझ गया बेटे तू किसको वोट कर रहा है, क्योंकि वो जो जिसको जो सपोर्ट करता है ना उसको लगता है वही जीत रहा है। इसका तो आज ही टेस्ट है। अब तू फोकस में आ गया बेटे, सारे बच्चों की छुट्टी है, तू एक और क्वेश्चन करेगा, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास जब इसको आगे बढ़ाएंगे, बेस बिल्डिंग मैंने कर दी है, फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।